कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों नहीं बना। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस देश में असली मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? कभी आपने गौर किया है कि मर रहा है कोई कर्मचारी, परेशान है कोई नागरिक, फंसे हैं हजारों लोग एयरपोर्ट पर, लेकिन सत्ता पक्ष और उनका आईटी तंत्र किस बात में उलझा पड़ा है? कभी खुद से पूछा है कि कौन सी ताकतें हैं जो आपकी असल लड़ाई, जीवन, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा सबको पीछे धकेल कर आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझाए रखना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर एक ऐसे शोरगुल में जहां सच सुनाई नहीं देता? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज। आज आपको वो अनकही कहानी सुनाऊंगा दोस्तों, जिसे आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। आज हम उन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें सत्ता वर्ग बड़ी सफाई से दबाने की कोशिश करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आज आपको वो शख्स सुनाऊंगा जिसने संसद के अंदर एक सन्नाटा बिछा दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मुद्दे की, एसआईआर का दबाव और बीएलओ की जान जाना। दोस्तों, इस देश का सरकारी ढांचा आज इतना थक चुका है कि उसकी नींव में खड़ा कर्मचारी जान देकर कीमत चुका रहा है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, उस आदमी का नाम जिसे सिस्टम बोझ ढोने पर मजबूर कर देता है। न कोई सुरक्षा, न कोई सुविधा, न कोई इंसानी संवेदनशीलता। एसआईआर की प्रक्रिया, लगातार अपडेट, लगातार रिपोर्टिंग, लगातार दबाव, लगातार धमकी, और इसी दबाव में एक बीएलओ की जान चली जाती है, एक सामान्य आदमी की, एक सरकारी कर्मचारी की, एक इंसान की। लेकिन जरा बताइए, क्या आपने कोई मंत्री बोलते देखा? क्या आपने सरकार को इस मौत पर दुख जताते देखा? क्या आपने संसद में कोई शोक प्रस्ताव देखा? नहीं। और बहुत बड़ा, माफ कीजिएगा, और वजह बहुत बड़ी साफ है, ये मौत, ये जो जान गई है वो वोट नहीं दिलाती, इसलिए जान जाना मामूली खबर की तरह किनारे कर दिया गया। चलिए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा मुद्दा है एयरपोर्ट में हाहाकार, लेकिन सत्ता की नींद नहीं टूटती। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से देश की एक प्रमुख एयरलाइंस एकदम मनमानी करती फिर रही है। उड़ानें रद्द, लोग फंसे, परवाह टूट चुके हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग बेहोश, दवाइयां खत्म, टीवी पर रोते यात्री। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपात स्थिति जैसी हालात है। लेकिन सत्ता का प्रतिक्रिया शून्य, मौन, चुप्पी, क्योंकि यात्रियों की पीड़ा से सत्ता का वोट नहीं बढ़ता। ये मुद्दा भी उनके एजेंडों में फिट नहीं बैठता, इसलिए 6 दिन से लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है। चलिए अब तीसरे मुद्दे की भी बात कर लेते हैं। भाई, बीजेपी नेताओं को चिंता किस बात की है? बड़े बड़े चिंता कर रहे हैं। अभी आप सोचिए दोस्तों, बीएलओ की जान गई, नो रिएक्शन, एयरलाइंस संकट, नो रिएक्शन, और दिल्ली में प्रदूषण, नो रिएक्शन, महंगाई, नो रिएक्शन, बेरोजगारी, नो रिएक्शन। लेकिन किस बात पर रिएक्शन, किस पर चिंता, किस पर ट्वीट और किस पर प्रोपेगेंडा? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी सरकार की चिंता का केंद्र। अचानक बाबरी हो जाता है, आईटी सेल सक्रिय हो जाता है, बीजेपी प्रवक्ता टीवी पर चढ़ जाते हैं, सांसद बयान देने लगते हैं, और फिर जैसे ही मामला खोला गया, सच्चाई सामने आई। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद बनाने का बयान दिया वो पहले बीजेपी का नेता रह चुका था। अब आप खुद बताइए, इसका मतलब क्या है? कौन सा खेल खेला जा रहा है? कौन इस एजेंडे को हवा दे रहा है? इसलिए अब चौथे मुद्दे की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा मुद्दा है संसद में नया दावा बराबर आदिनाथ मंदिर। अब ये सब चल रहा था, उसी वक्त संसद में एक विवाद खड़ा कर दिया गया। बीजेपी के सांसद ने दावा ठोक दिया कि पश्चिम बंगाल की एक मस्जिद असल में आदिनाथ मंदिर है। अब संसद का समय, संसद का पैसा, संसद की बहस, सब मंदिर मस्जिद पर है। देश के राष्ट्रीय मुद्दे तो बैक सीट पर ही है। जहां चर्चा होती है मंदिर था या मस्जिद, कितने साल पुराना, किसने बनाया, क्या ये काम पुरातत्व विभाग का है या संसद का? क्या ये काम इतिहासकारों का है या सांसदों का? क्या संसद में महंगाई से ज्यादा जरूरी मंदिर मस्जिद है? लेकिन सत्ता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही मुद्दा काम आता है वोट बटोरने में, नफरत फैलाने में, धार्मिक ध्रुवीकरण में। और फिर मंच पर आए अखिलेश यादव। दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है। लोकसभा में अचानक वातावरण बदल गया। जब अखिलेश यादव खड़े हुए, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, बीजेपी की बैचों में बेचैनी फैल गई, कुछ चेहरे लाल। आप चाहेंगे तो भाषण फिर से देखेंगे, वहां माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अखिलेश ने 2014 की कहानी का जिक्र किया, जब शंकराचार्य ने कहा था कि मोहित मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सलाह को दरकिनार कर दिया और अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल उसी समय प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को खत्म कर दिया। जिस अयोध्या को उन्होंने हथियार बनाया था, उसी अयोध्या ने उन्हें जवाब दे दिया। उसके बाद माहौल और भारी हो गया, और फिर आया वंदे मातरम वाला असली विस्फोट। अखिलेश ने जो कहा वो पूरे देश को हिलाने वाला था। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर बुलेटिन में लिखा गया है कि जय हिंद और वंदे मातरम कहना उचित नहीं है। यानी देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच, जहां जनता की आवाज उठनी चाहिए, वहां राष्ट्र के सबसे पवित्र शब्दों को अनुचित कहा जा रहा है, वो भी
किसके दौर में? उस सरकार के दौर में जो दिन रात राष्ट्रवाद बेचती है, जो टीवी पर चिल्लाती है कि देशभक्ति हमारे खून में है, जो हर आलोचक को देशद्रोही कहती है, लेकिन संसद में वंदे मातरम बोलना अनुचित। कांग्रेस के राज में भी ऐसा नहीं हुआ, पर घनघोर राष्ट्रवादी सरकार में ये हो रहा है दोस्तों। अखिलेश का ये खुलासा सीधा सरकार के दिल में जाकर लगा और अखिलेश बोले वंदे मातरम गाना नहीं, निभाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है, उसे निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने सत्ता पक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जो लोग आज देश में दरार डाल रहे हैं, जो लोग समाज को बांटकर सत्ता चलाते हैं, वही लोग वंदे मातरम की आड़ में राजनीति करते हैं। और ये सुनकर बीजेपी की तरफ सन्नाटा हो गया दोस्तों। एक भी सांसद खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर आया चंदा कांड का वार दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की कान उमेटी, तब जाकर सच्चाई आई। क्या निकला? वैक्सीन कंपनियां चंदा, बीफ कारोबारी चंदा, शराब कारोबारी चंदा, सट्टेबाज चंदा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चंदा, और जिन पर ईडी सीबीआई सभी लगे थे चंदा, यानी राष्ट्रवाद का नारा लगाकर सारा खेल चंदा मशीन का किया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर पर्दा डालना आसान है, क्योंकि ये मुद्दे इनके राष्ट्रवादी चेहरे को उजागर करते। यही कारण है कि ध्यान कहीं और भटकाओ, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, धर्म जाति सब यही चलाओ। और आज संसद में वही हुआ जो अखिलेश ने वंदे मातरम बुलेटिन सामने रख दिया। बीजेपी की बेंच हिल गई, कुछ ने आंखें नीची कर ली, कुछ घबराकर पन्ने पलटने लगे और कुछ मुस्कुराए ताकि लगे कि बात का असर नहीं हुआ। माफिया लेकिन चेहरे सब बता देते हैं। अखिलेश का तर्क साफ था, जबरदस्ती वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसे अनुचित बताकर रोकना भी गलत है। यानी भाजपा बाहर और मंचों पर राष्ट्रवाद की माला जपे, लेकिन संसद के अंदर उस पर रोक लगाए। ये दोहरा मापदंड जनता को अब समझ आने लगा है दोस्तों। असली खेल भी समझ लेते हैं दोस्तों। मुद्दों से ध्यान भटकाओ, धर्म पर फोकस करो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, तो ये आपकी भूल है दोस्तों। ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, हिंदू मुसलमान कर दो दोस्तों। जब बेरोजगारी बढ़ती है, मंदिर मस्जिद उठा दो। जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, वंदे मातरम का बहस करवा दो। माफ कीजिएगा, जब सरकार फंसती है, विपक्ष को देशद्रोही बोल दो। जब चंदे की पोल खुलती है, मुस्लिम विधायक का वीडियो वायरल कर दो। और जब जनता सवाल पूछती है, इतिहास की किताब उठाकर नया विवाद खड़ा कर दो। ये पैटर्न है, ये प्लेबुक है, ये रणनीति है। और इस रणनीति का मकसद सिर्फ एक है, जनता को असली मुद्दों पर सोचने ही नहीं दिया जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों? देश ऐसे चलेगा क्या? मुद्दों से भागकर देश आगे तक बढ़ेगा क्या? एयरपोर्ट पर रोते बच्चों के आंसू किसी मंदिर मस्जिद से ज्यादा छोटे हैं क्या? बीएलओ की जान जाना किसी धर्म विवाद से कम है दोस्तों? क्या वंदे मातरम पर रोक लगाकर राष्ट्रवाद साबित किया जाएगा? क्या देश की प्रगति इस तरह होगी, या नफरत की राजनीति से देश और पीछे जाएगा? दोस्तों, जनता को जागना होगा। मैं फिर कहूंगा दोस्तों, ये लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, ये आपकी लड़ाई भी है, मेरी भी लड़ाई है। आज जरूरी है आप मुद्दों को समझें, उनके पीछे के एजेंडों को पहचानें और उस सच्चाई को सामने लेकर आएं जिसे दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। अगर आपको लगता है कि सच बोलने का साहस अभी भी हमारे देश में जिंदा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।